ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है जश्न अदब का 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल 2016 का फर्स्ट फेज का वीडियो। जी हां, हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचा जश्न अदब और रायबरेली के ऑफिसर्स क्लब ग्राउंड ITI में मुनक्किद किया जश्न अदब ने जश्न गोपाल दास नीरज। रायबरेली में हुए जश्न अदब के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में तशरीफ लाए थे। इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और कवि जनाब गोपाल दास नीरज साहब को 51,000 रुपए का साहित्य उत्सव 2012 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश जनाब जावेद अहमद साहब। इस मौके पर जश्न अदब ने कई टॉपिक पर डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए। एक टॉपिक था सिनेमा में जबान का जवाल। जी हां, भारतीय सिनेमा में भाषा का गिरता हुआ स्तर। इस टॉपिक पर अपने ख्यालात रखे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर जनाब फरत एहसास साहब ने। आज के जो दूसरा सेशन हमारा है आज का, ये एक ऐसे मौजू पे है जिसको हम ये कहेंगे कि जिसको बहुत ही रेलेवेंट, बहुत अहम है आज के दौर के हिसाब से। हर जुबान का एक जायका होता है, एक टेस्ट होता है। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ढाबे पे खाना खाया होगा। हम तड़के वाली दाल वहां ऑर्डर करते हैं, येलो दाल तड़के वाली। अब हमको मालूम है कि उसका एक मजा होता है, एक स्वाद होता है। अगर उसमें कंकड़ आ जाए और वो कंकड़ आपके मुंह में चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? या उस दाल का मजा बदल जाए, वो बदमजा हो जाए, वो खट्टी हो जाए, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। एक आम तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर चीज का एक टेस्ट होता है, एक मिजाज होता है। आज हम देखते हैं कि मीडिया हर मुल्क में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया है, अपनी बात को पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है। किसी भी शख्स को अगर अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचानी है तो मुझे लगता है कि वाहिद अकेला जो उसका सोर्स है, उसका तरीका है, रास्ता है, वो मीडिया है। प्रिंट मीडिया पहले बहुत अहम हुआ करता था, आज भी अहम है, लेकिन पिछले 20-25 सालों में जिस मीडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें टीवी आ गया, अब तो सोशल मीडिया भी आ गया, जहाँ के आप ना सिर्फ के अपनी बात को लोगों तक पहुँचाते हैं, बल्कि बहुत बार वो लाइव भी जाता है, बहुत बार वो मुकम्मल तौर से रिकॉर्डेड रहता है। तो ना सिर्फ के उसमें बात पहुँचती है, बल्कि आदमी का तौर तरीक़ा, उसका आदत व इतवार जिसको हम कहते हैं, जिस ढंग से वो बात करता है, जैसे गुफ्तगू करता है, जैसा लहजा इस्तेमाल करता है, वो सारी चीज़ें पहुँचती हैं। प्रिंट में हम जो सुनते हैं, जो प्रिंट का रिपोर्टर है वो अपने हिसाब से उसकी एक कहानी बनाता है या उसकी एक न्यूज़ आइटम बनाता है, वो छप जाती है। उसमें ग्रामर भी देखा जाता है, क्योंकि जब ये बात जाती है सब एडिटर के पास तो वो उसको पढ़ता है। उसमें ग्रामर देखा जाता है, उसमें ज़ुबान का, लैंग्वेज का जो लहजा है वो देखा जाता है, और उसकी जो प्योरिटी है वो देखी जाती है। इसलिए प्रिंट में आपको ज़ुबान का लेवल जो है, भाषा का जो लेवल है, वो एक मेंटेन मिलेगा। ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ एडिटिंग नहीं हो सकती है इस ढंग से कि आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं, आपका हाव भाव, जो बात आपने कही वो वर्ड ही बदल दिया जाए, ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भाषा है, जो ज़ुबान है, उस हवाले से इस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं या कंडक्ट कर रहे हैं हमारे भाई मनीष तिवारी। मनीष प्रोविंशियल सिविल सर्विस के ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, और इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान वहाँ पे पोस्टेड हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे आज दो बड़ी शख्सियात, दो बड़ी हस्तियां मौजूद हैं।
फ़रहत एहसास भाई को तो चूँकि मेरे करीब हैं और मैं इनको पहले से जानता हूँ, और उम्र के एतबार से भी मुझे इनका नाम पहले लेना है क्योंकि वो शायर हैं और अच्छे नाक़िद भी हैं। अब खांसी उन्होंने कर दी, इसके आगे मुझे कहना नहीं है। तो फ़रहत एहसास आज उर्दू शायरी में, शायरी के एतबार से, ज़ुबान के एतबार से और एक पकड़ के एतबार से फ़रहत भाई मुझे लगता है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा आदमी जो उर्दू या हिंदी का अदब पढ़ता होगा फ़रहत एहसास के नाम से वाकिफ़ नहीं है। बुनियादी तौर से ये इनका ताल्लुक़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है और मुझे लगता है कि ये पिछले साल वहाँ से फारिग हुए हैं और अभी जो उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट है रेख्ता से जुड़े हुए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी दावत पे वो लब्बैक कहते हुए यहाँ पे आए हैं। मैं रंजीत से गुजारिश करूँगा कि फ़रहत भाई का इस्तकबाल करें अपने एक मोहब्बत भरे गुलदस्ते के साथ। हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं कमाल भाई, इनका ताल्लुक़ एक बड़े ही रिप्यूटेड न्यूज़ चैनल से है जिसको हम NDTV के नाम से जानते हैं। इसीलिए मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये आपके फील्ड के लोग आदमी हैं और ये अपनी मिसाल आप हैं माशाल्लाह। देखिए सच्चाई यही होती है जो मुंह पे कही जाए। तो आज ये हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं। अब मैं जो है बिना कोई और वक्त लिए हुए और इस गुजारिश के साथ, हाँ, अगर मुझे सांस लेने का मौका दें तो बाकी बची हुई जिम्मेदारियां भी मैं अपनी अदा कर दूं। मैं ये कहने जा रहा था कि मज़ा तब आता है जबकि गुफ्तगू के दरमियान कोई रुखना ना हो, कोई आदमी आपको डिस्टर्ब। आप कभी पार्क में बैठे होंगे एक ऐसे दौर में जबकि आप जवान रहे होंगे किसी के साथ, और बार बार एक बच्चा आकर के या एक रेवड़ी वाला, एक फेरी वाला आकर के वहाँ सामान कोई बेचने का आवाज़ लगाए तो आपको कितना बुरा लगता होगा। तो यही हाल मोबाइल की आवाज़ का होता है। जब कोई अच्छी गुफ्तगू हो रही हो तो मोबाइल की आवाज़ जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है, कम से कम अदीब के लिए। तो गुजारिश ये है कि मोबाइल को आप साइलेंट मोड पे कर दें, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको इतनी मोहब्बत है मोबाइल से कि आप उसको बंद कर ही नहीं सकते। आप सांस बंद करना बहुत सारे लोग गवारा कर सकते हैं, मोबाइल बंद करना नहीं। ये मोहब्बत का आलम है। अब चूँकि रंजीत जो है मुकम्मल तौर से तैयार हैं, बल्कि हमारे दूसरे कलीग तैयार हैं गुलदस्ता लेकर, तो बिना किसी ताख़ीर के मैं गुजारिश करूँगा कमाल भाई का इस्तकबाल किया जाए। तो अब मैं गुजारिश करूँगा रंजीत से कि आज हमारे मॉडरेटर उनका भी इस्तकबाल किया जाए। मनीष शुक्ला जी का। और जश्न अदब के हवाले से मैं मनीष भाई से गुजारिश करूंगा कि आगे की कार्रवाई के लिए ये माइक वो संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर खालिद साहब, और आप सबका बहुत इस्तकबाल। आप सब आए। एक बहुत, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट जश्न अदब ने बताया कि बहुत अहम एक मौजू पे हम गुफ्तगू के लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निदेशक के हैसियत से इस प्रोग्राम की शुरुआत करने की आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। और जैसा कि कैसर भाई ने बताया कि हम लोगों का आज जो टॉपिक है, आज जो गुफ्तगू का, वो है कि जो हमारी ज़बान का ज़वाल हो रहा है, ख़ास तौर से सिनेमा और मीडिया के हवाले से, आज उस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या वाकई ज़वाल हो रहा है, जो गिरावट आ रही है, या ये हमारी एक अपनी एक सोच है कि हाँ गिरावट आ रही है, हम किसी पैरामीटर पे, किसी एक कसौटी पे उसको देख रहे हैं। इन सब बातों पे करेंगे और उम्मीद ये है कि आप सब लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस गुफ्तगू से और कुछ ना कुछ हम हासिल करके जाएंगे। और कोई बामानी इससे एक कोई भी गुफ्तगू बामकसद होती है, और इस गुफ्तगू का मकसद भी है कि कुछ हम एक अच्छा पॉजिटिव लेके जाएं, और अगर कुछ ख़राबी इसमें आ रही है तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, और अगर कोई ख़राबी नहीं आ रही है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो किसी गुफ्तगू की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करना चाहूँगा, जैसा कि अभी कैसर भाई ने कहा कि उम्र के लिहाज से भी और
एक बहुत इस बर्रे सगीर के एक अगर कहा जाए कि सबसे मोतबर शायर के रूप में अगर हम किसी को जानते हैं तो वो जनाब फरहत एहसास साहब हैं और मेरे उस्ताद भी हैं शायरी के। तो सबसे पहले फरहत साहब की तरफ मुखातिब होते हुए सर, पहला सवाल यही है कि क्या वाकई जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जवाल सिनेमा के जबान में और मीडिया की जबान में आया है, क्या वाकई गिरावट है आप फील करते हैं? आपसे गुजारिश ये है कि क्या सिनेमा में आपको लगता है कि जबान का जवाल आ रहा है, या पहले की वक्त की जो जबान थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसमें बहुत तहारत थी, बहुत पाकिज़गी थी, और अब इधर कुछ गिरावट आई है? अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं किश्वर नाहिद साहबा, शकील जादिब साहब और वो नदीम साहब कहाँ हैं, आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आप इतनी मुसीबतें उठा के यहाँ तशरीफ लाए। तो ये हमारे रंजीत साहब जो हैं वो मुशायरे से पहले दिमाग को थोड़ा सा सरगर्म करने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई ऐसा मौजू हमारे सामने लाते हैं जिस पे हम लोग अपने जहन को थोड़ा सा उसमें उथल पुथल करें। तो ये असल में ये सवाल जो आपका है, ये इसमें कई पहलू हैं। तो ये ज़बान का सारा मामला हमारे यहाँ वो मुल्क की तकसीम के बाद शुरू हुआ है। लेकिन सिनेमा जो है वो सबसे पहले बेस था लाहौर में, और वहाँ पर उस वक़्त जो ज़बान जो आई हमारी फ़िल्मों की वो भारतीय थिएटर से आई, और उस ज़माने में जो थिएटर था हमारा, इसमें आगा हाशिम कश्मीरी जैसे लोग, और उस वक्त जो उर्दू ड्रामा था और शायरी थी, तो शायरी और ड्रामा बिल्कुल एक दूसरे के हलीफ थे। तो वहाँ से एक ज़बान हमको मिली, और उसमें शायरी की जितनी भी का मुहावरा पूरा, उसकी पूरी रवायत और उसकी सारी जमालियात वो सब फिल्मों में आई। तो उस वक़्त ये कोई ऐसा दबाव नहीं था जहन पे कि आपके जो ऑडियंस है आपका वो ज़बान कम जानता है, और जो एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या नगमा निगार हैं उनकी ज़बान अलग है। तो ये जो दूरी पैदा हुई अब नज़र आती है, वो सनवियत उस वक़्त नहीं थी। उस वक़्त एक मुस्तहकम और एक मजबूत ज़बान की जो बरादरी थी वो मुस्तहकम थी, गैर मुनक़सिम थी। तो फिल्म में कहानी जो लिख रहा है, जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, जो गाने लिख रहा है, जो म्यूज़िक कंपोज कर रहा है, वो सब एक ही ज़बान में रचे बसे हुए थे, और जो देख रहा है फिल्म को वो भी उसी ज़बान से। तो वो जो कम्युनिटी थी, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी और अदबी जो बरादरी थी, वो तकसीम नहीं हुई थी दो हिस्सों में। तो उस ज़माने में आप देखिए कि सारा जो उस वक़्त के अहम शुअरा थे वो शायरी भी अपनी इनकी साथ थी, और नगमा निगारी फिल्मों के अंदर गीत भी लिख रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटर्स जो हैं वो भी बहुत अहम जो उस वक़्त के मुसन्निफ़ीन थे वो थे। हमारे यहाँ उसके बाद ये जो एक तकसीम का सिलसिला हुआ, उसमें बहुत सा हिस्सा, बहुत से एक्टर्स और डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स वो वहाँ रह गए और बॉम्बे में आ गए, फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका मरकज़। अब शुरू में जो एक 20-25 साल आप देखिए कि 70s तक जो हमारे यहाँ मजरू सुल्तानपुरी, साहिल लुधियानवी, कैफी आज़मी, जानिसार अख्तर, ये सारे जो उस वक्त के बहुत मुमताज़ शायर थे। उसके साथ ही और बहुत से, जोश साहब ने भी 2-1 गाने लिखे, और इस तरह से
उस वक़्त के जितने भी मुमताज़ लोग थे उस वक़्त ये नहीं था कि फ़िल्मी शायरी जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जो अदबी शायरी से बिल्कुल अजनबियत रखती हो या उससे उसका कोई बिल्कुल अनबन का मामला हो। तो अब हम ये देखते हैं कि उस वक़्त हमारी मैं तो ये समझता हूँ कि 60s का पूरा जो डिकेड है हमारा, उसमें जो मजरू साहब के और ये ताहिर के और ये जो शकील के ये गाने, वो हमारी जो जमालियाती लाशूर है, मेरा कम से कम मैं तो कह सकता हूँ कि उसका हिस्सा है। उसमें उसकी बहुत बड़ी अब उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आप उस ज़माने में जो गीत लिखे जा रहे थे या स्क्रिप्ट के लेवल पे आप देखिए कि स्क्रिप्ट प्योरली खालिसतन उर्दू ज़बान थी, उसमें खाली मुफर्रद ज़बान भी होती थी। 30s, 40s, 50s, 60s, 70s तक ये ज़बान ऐसी चली है जिसमें बहुत किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नज़र नहीं आता है हमें कि जो ऑडियंस है वो अलग हो गए हों और जो लिखने वाले हैं वो किसी और जगह हों। तो उनके अंदर एक मीटिंग पॉइंट था, एक कदर मुश्तरक थी जिसकी बुनियाद पर वो कम्युनिकेट करते थे, कम्युनिकेट भी करते थे, अपना इजहार भी करते थे। ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अदब में तो हम कम्युनिकेशन तो बहुत दर पर्दा, बहुत रुपोश शक्ल में होता है, तह में होता है। बुनियादी बात तो ये होती है कि अदीब जो है वो अपने तजुर्बे का इजहार कर रहा है, ज़बान उसका ज़रिया होती है। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन कितना होता है, किस सतह पर होता है, वो उस शायरी, शेर या नज़्म या अफसाना जो आप लिख रहे हैं उसके अपने मौजू के ऊपर भी होता है और वो किस तरह से आपने उसको बरता है। लेकिन कम्युनिकेशन का सवाल इधर 20-25 साल में पैदा हुआ है। जब हमारे यहाँ अगर उर्दू की बात आप करें तो चूँकि उर्दू की तालीम उस तरह से जो तसलसल था उर्दू की तालीम का वो ख़त्म हुआ, तो आम एक तो ये हुआ कि आम जो पढ़ने वाले हैं ज़बान, जो बोलने वाले हैं ज़बान को, तो अब वहाँ पर उर्दू की पूरी रवायत, पूरा मुहावरा और जिस तरह से हमारी ज़बान पिछले 500-600 साल में तश्कील पाई है उसकी पूरी विरासत हमारे यहाँ नहीं पहुँच सकी। तो वो एक खला पैदा हुआ, बीच में एक गैप पैदा हुआ और उस वक़्त कम्युनिकेशन का सवाल आया कि आप ज़बान को बहुत सहल बना के ताकि लोग जो हैं वो समझ सकें उस चीज़ को, ये शरायत आयद करनी शुरू हुई, की जाती रही लोगों के ज़रिए। अब वहाँ तक तो ये 20-25 साल पहले तक तो ये बात थी, लेकिन अब इधर जो सूरत हाल हमारी है ज़बान की फ़िल्म में, तो और फिल्म के अलावा बाहर भी पूरे माशरती सतह पर आप देखें तो मुझे लगता है कि अब ज़बान की लोगों को ज़रूरत है ही नहीं। मतलब हिंदी भी आप देखें, हिंदी अपनी जिसे हम हिंदी ज़बान कहते हैं, उर्दू जिसे हम उर्दू ज़बान कहते हैं, जैसे हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये ज़बान उर्दू है या ये हिंदी है, आप उनको वाज़े तौर पे पहचान सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से बाज़ारों में, घरों में और दानिशगाहों तक में जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है उसमें उसका मकसद हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि आपको अपनी बात कहनी है सिर्फ। अब आप इसके लिए ये बात आपकी ज़रूरियात में शामिल नहीं है कि ये ज़बान कौन सी ज़बान हम बोल रहे हैं। आपको अगर ब्रज का कोई लफ्ज़ मिल रहा है तो ब्रज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अवधी का मिल रहा है अवधी का, पंजाबी का मिल रहा है पंजाबी कर रहे हैं, अंग्रेज़ी का मिल रहा है तो अंग्रेज़ी कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम कोई ज़बान बोलते हैं और जो बोलते हैं वो ज़बान है या नहीं है, और क्या हमें ज़बान की ज़रूरत है या नहीं है, ये एक सवाल पैदा हो गया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है और फिल्म में भी है। तो इस सिलसिले में मैं बहुत सोचता हूँ, जब मैं तो बहुत से सवालात पैदा होते हैं जिनका बज़ाहिर तो कोई जवाब अभी तक है नहीं, लेकिन इस पर हम और मज़ीद गौर जारी रख सकते हैं।
फरज साहब, एक चीज ये भी हम लोग देखते हैं कि पुराने जमाने में जो आपका सिनेमा है तो उसमें कृष्णचंद्र हो, राजेंद्र सिंह बेदी हो, मंटो हो, ये इस तरह के, या हिंदी के भी जो अदीब थे, जो साहित्यकार थे, वो सिनेमा में थे। और इधर धीरे 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 जो खालिस अदीब हैं, जो साहित्यकार हैं, वो उससे गुरेज करते चले गए सिनेमा से। तो क्या ये भी एक वजह है हमारी जो जबान उसमें जो जिसको डाउनफॉल कहें, जो डिके हुआ या जो खराबियां आई हैं, और इसकी वजह क्या आपकी नज़र में है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिनेमा से इतना गुरेज होने लगा कि जो संजीदा साहित्यकार हैं, जो अदीब हैं, जाहिर सी बात है कि उनके काम अगर उनमें जा रहे होते और वो जो स्क्रिप्टिंग और सारी चीज़ें, लिरिसिस्ट हमारे शायर जा रहे होते, तो शायद ये स्थिति ना आती जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि जो साहित्यकार हमसे दूर हो रहे हैं उसकी वजह क्या है? देखिए, पहली तो ये है कि अब आजकल जो गाने हम सुनते हैं रेडियो पर, टेलीविज़न पे, फिल्मों में, तो ये पूरा जो मैकेनिज्म था पहले नगमा निगारी का, गीत लिखने का, तो उसमें बड़े बड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, शंकर जयकिशन या रवि या ओ.पी. नैयर और नौशाद साहब और सारे लोग, तो एक शायर और म्यूजिक डायरेक्टर दोनों का एक यूनिट होता था कि अगर किसी फिल्म में सिचुएशंस हैं, उनको बता दिया डायरेक्टर ने कि ये सिचुएशंस हैं, उसमें गीत लिखे जाने हैं। तो बेशतर तो ये होता था कि उस सूरत हाल के लिहाज से, उस सीन के लिहाज से गीत लिख दिया, मुखड़ा लिख दिया, बैठ गए म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, सीटिंग हुई, उसमें उस पर धुन बन गई। तो स्टैंडर्ड जो प्रोसेस था वो ये था कि मुखड़ा पहले आ गया, उसके बाद फिर उसके मुताबिक धुन बन गई, उसके बाद फिर मज़ीद जो बंद लिखने थे उस पर लिख के तैयार हो गया गाना। अब उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर भी उस ज़बान से वाकिफ़ था और उसको मालूम था कि ये उर्दू ज़बान में गीत लिखा जा रहा है। उस वक्त सारे लोग जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे उनको पता था कि उनकी एक ज़बान है। शायर जो गीत लिख रहा था उसको पता था कि एक ज़बान है उनके, उस ज़बान में गीत लिख रहा है। अब धीरे धीरे ये हुआ कि जैसे जैसे ये लोग चले गए, 70-80 तक तो सब खत्म हो गए। आखिरी आदमी हमारे जावेद अख्तर थे, अब उनको भी कोई नहीं पूछ रहा है। अब सूरत हाल ये है कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो खुद गाना लिखता है और वो हुआ जो करना होता है उसको, वो बेमानी सा एक शोर होता है। तो म्यूज़िक के नाम पे भी एक शोर है, मतलब हम जिसे कहते थे मेलोडी, वो मेलोडी जो है वो तकरीबन नापैद है अब। तो एक तो ये कि ये पूरा माशरा जिस तरह से तरतीब दिया गया है पिछले 20-25 वर्षों में, जो जिसकी बुनियाद जो है वो पैसा, आपको कामयाबी हासिल करनी है ज़िंदगी में, आप टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, मैनेजमेंट के हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं सारे, तो उनकी तरजीहात जो हैं वो अब ज़िंदगी भी तरजीह नहीं है, सकाफ़त कल्चर भी तरजीह नहीं है, अक़दार भी तरजीह नहीं है। अब तो ज़िंदगी गुजारी जा रही है कि हमें कुछ हासिल करना है, अच्छा मकान हासिल करना है, अच्छे खाने हासिल करने हैं, अच्छी बीवी हासिल करनी है, तो ज़िंदगी की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको हासिल करना है। उसके लिए हमें इकनॉमिक एक्टिविटी करनी है, तो उसकी बुनियाद पे हमारा माशरती ज़िंदगी जो है उसकी बुनियाद पर कायम है। उसमें फिर नगमा और मौसीकी और रक़्स की कैफियत या हाल आने की कैफियत, ये सारी चीज़ें बेमानी हो गई हैं। तो शोर है, सारी हमारी पूरी ज़िंदगी जो है शोर से भरी हुई है। तो उस शोर में मौसीकी भी शोर का एक दूसरी शक्ल है। तो अब मसला ये हो गया है कि ज़बान जो है वो हमारी ज़िंदगी में कहाँ शामिल हो रही है और ज़बान हमें कहाँ मदद दे रही है। इसलिए कि हमें बहुत कुछ कहना नहीं है। लोगों के पास औसत किस्म के जज्बे हैं, औसत किस्म के महसूसात हैं, चंद छोटे मोटे ख्यालात हैं जिनको इजहार की ज़रूरत नहीं है। अब आप मोहब्बत भी करते हैं तो मोहब्बत भी बहुत वाजिबी किस्म की होती है, तो उसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा
प्रेम पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इशारों में बात कर सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं और ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इस सूरत हाल में ज़बान जो है वो अब एक तरह से उसने पसपाई अख्तियार कर ली है, इसलिए कि आपके पास सिर्फ लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ चाहिए आपको, ज़बान नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारे पास लफ्ज़ हैं, हम लफ्ज़ से अपना काम चला रहे हैं। और अब जो टेक्नोलॉजी इस तरह से हमें चैलेंज कर रही है, इंटरनेट है, पूरा सोशल मीडिया है, उसमें तो अब साइन लैंग्वेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इशारों की ज़बान है, उसमें हो सकता है 20-25 साल के अंदर सिर्फ मैथमेटिकल कोड्स जो हैं वो ज़बान का मुतबादिल बन जाए। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि हमें हमारे जो हजरत बैठे हुए हैं, तो एक ज़बान का मसला ये है कि सारी ज़बान की इंडस्ट्री पूरी जो है फिल्म की बॉम्बे में है, और बॉम्बे जो है वो एक तरह से मुख्तलिफ तरह के, मतलब तमिलनाडु से, बंगाल से, हर तरफ के लोग वहाँ आ रहे हैं। अब सीरियल जो हमारे यहाँ बन रहे हैं उन पे आप नज़र डालिए कि राइटर कौन है, डायलॉग राइटर कौन है, और फिल्मों में गीत लिख रहे हैं वो कौन है, तो आपको कुछ नहीं मालूम होगा कौन लोग लिख रहे हैं ये। तो सारे जो मतलब नॉन राइटर्स जो हैं, जो वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये जो काम है लिखने का, फिल्म में स्क्रिप्ट राइटिंग का और डायलॉग लिखने का और गाने लिखने का फिल्मों में, ये उसका ताल्लुक ज़बान से नहीं है बिल्कुल। उसके एक फंक्शनल एक वोकैबुलरी है, एक काम चलाऊ फरहंग बना ली गई है जो बॉम्बे में पिछले 50-60 साल से बन रही है। वहाँ की अपनी ज़बान, बम्बैया ज़बान जिसे कहते हैं हम, और कुछ अपनी एक डिक्शनरी है फिल्म की। उसमें कुछ जुमले हैं, कुछ इस्तेमाल हैं, कुछ फ़िक्रें हैं, वो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, और उसकी बुनियाद पे वो एक डेटा बैंक बन गया है। उसकी बुनियाद पे लोग आते हैं और वो अपने कंप्यूटर में डालते हैं उसको। बहुत से हमारे जो फिल्म के डायलॉग राइटर्स हैं या सॉन्ग राइटर्स हैं, वो उससे आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से आ रहे हैं। रसून जोशी जैसे लोग हैं, जो ये सारे एडवर्टीजमेंट के लोग हैं, वो कॉपी राइटर्स हैं। उनको पता है कि उनको 5 लाइन्स चाहिए, और वो चीज़ें डेटा बैंक में मौजूद हैं। तो उसके लिए किसी ज़बान का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है, इसमें एक मेरे लिहाज से एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। और इसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि आइंदा 10-20 साल में ये क्या रुख अख्तियार करेगा। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है जिसका जिक्र मैं बाद में अगर मौका मिला। बहुत शुक्रिया फरहत साहब। इस पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। टपका था जो कभी यहां गालिब की आंख से, अब इन रगों में दौड़ता वैसा लहू कहां। तस्वीर की नजर से तुझे देखता हूं मैं, तस्वीर की नजर से तुझे देखता हूं मैं। तू रूबरू तो है मेरे, पर हूबहू कहां। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और खूबसूरत शायर जनाब कैसर खालिद साहब। अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब, और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर आईटी प्रोफेशनल जिनकी मेहनतों से जश्न अदब कामयाबी की नई मंजिलें तय कर रहा है। उनका नाम है जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। यहाँ जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी